चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, अक्टूबर 2025 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए। तो दोनों देशों ने अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार व अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई। बहुआयामी भारत रूस राजनयिक संबंधों पर एक नज़र डालते हैं। तो रणनीतिक साझेदारी फ्रेमवर्क, तो द्विपक्षीय संबंधों को 2010 में विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। यह दोनों देशों के मध्य विश्वास और सहयोग के घनिष्ठ स्तर को दर्शाता है। वार्ता हेतु संस्थागत व्यवस्था, तो हर साल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता होती है। साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति पर सहयोग के लिए भारत रूस अंतर सरकारी आयोग मौजूद है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग भी जारी है। व्यापार और आर्थिक सहयोग, वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत से रूस को होने वाले प्रमुख निर्यात, तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, लोहा एवं इस्पात तथा समुद्री उत्पाद शामिल हैं। रूस से भारत को होने वाले प्रमुख निर्यात, तो इसमें तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल, सूरजमुखी तेल, उर्वरक, कोकिंग कोयला तथा कीमती पत्थर और धातुएं शामिल हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तो दोनों देशों के मध्य सहयोग अब क्रेता विक्रेता के फ्रेमवर्क से आगे बढ़कर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन की ओर बढ़ गया है। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का संयुक्त विकास। बहुपक्षीय सहयोग, तो दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO आदि मंचों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है 2025 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्वर्ण जयंती का वर्ष है। तो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। नाबार्ड वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में देखते हैं, तो इनकी स्थापना 1975 में एक अध्यादेश के माध्यम से की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इन्हें और मजबूत किया गया था। उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की पहुंच एवं विस्तार को सुगम बनाने हेतु सहकारी ऋण संरचना के लिए एक वैकल्पिक चैनल का निर्माण करना। शेयरधारित संरचना, तो RRBS की शेयर पूंजी में भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का योगदान क्रमशः 50%, 15% व 35% के अनुपात में होता है। लक्षित ग्राहक, तो ये बैंक मुख्य रूप से लघु व सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों तथा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को एवं ऋण अग्रिम की सुविधा प्रदान करते हैं। विनियमन और पर्यवेक्षण, तो RRBS का विनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नाबार्ड इनका पर्यवेक्षण करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण, तो RRBS को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का क्रेडिट एक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में वितरित करना होगा। विलय, तो डॉक्टर VS व्यास समिति द्वारा 2001 में की गई सिफारिशों के बाद 2005 में RRBS के समेकन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह कदम बेहतर अवसंरचना और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन, तो उपस्थिति और पहुंच, मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित 43 RRBS कार्यरत हैं। प्रायोजन, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक को छोड़कर कम से कम एक RRB को प्रायोजित करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक है जो RRB प्रायोजित करता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, तो RRBS अभी भी PSL में अग्रणी है। इनके 89% से अधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों के लिए निर्धारित हो रहे हैं। वित्तीय समावेशन योजनाओं में RRBS की हिस्सेदारी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में 18.5% हिस्सा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नामांकन में 13.3% हिस्सा और PM किसान लाभार्थी खातों में 16.9% हिस्सा आदि। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहन आयात पर निर्भरता कम करने, बढ़ती मांग को पूरा करने, उत्पादन को अधिकतम करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।
मिशन की मुख्य विशेषताएं देखते हैं तो समय अवधि है इसकी 6 वर्ष यानी 2025-26 से 2030-31 तक। वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपए। लक्ष्य दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मिशन के तहत जलवायु अनुकूल और उन्नत बीज किस्मों के विकास एवं प्रसार, फसल कटाई के उपरांत की अवसंरचना के विकास, मूल्य संवर्धन आदि के लिए कई पहले आरंभ की जाएंगी। निर्धारित लक्ष्य तो क्षेत्रफल दलहन उत्पादन के क्षेत्रफल को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। इसका एक अन्य उद्देश्य धान की परती भूमि और अन्य विविधीकरण योग्य भूमि को लक्षित करके दालों के तहत अतिरिक्त 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार करना भी है। उत्पादन तो उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना है। उत्पादकता उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना। दृष्टिकोण की बात करें तो मिशन के तहत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसमें प्रत्येक क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप किए जाएंगे। फोकस फसलें हैं तूर, अरहर, उड़द और मसूर। सुनिश्चित खरीद तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड अगले 4 वर्षों में भागीदारी राज्यों के किसानों से 100% उपज की खरीद करेंगे। वैश्विक दलहन मूल्यों की निगरानी के लिए तंत्र तो किसानों का भरोसा कायम रखने के लिए मिशन के तहत एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें तो दलहन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। तो उत्पादन भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वित्त वर्ष 2014 में दालों का उत्पादन 192.55 लाख टन था। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 244.93 लाख टन हो गया। हालांकि घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं रहा है। सबसे बड़ा उपभोक्ता तो भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। आय और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ भारत में दलहन की खपत भी बढ़ी है। सबसे बड़ा आयातक तो भारत द्वारा दालों के आयात में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। भारत ने 2024-25 के दौरान 5.48 बिलियन डॉलर मूल्य की रिकॉर्ड 72.56 लाख टन दालों का आयात किया था। फिर आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2025 के मसौदे को अधिसूचित किया। तो ये मसौदा नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 को क्रियान्वित करेंगे। यह अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स के रूप में वर्गीकृत करता है। यह सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स जैसे पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि केवल ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स की अनुमति देता है। मुख्य मसौदा नियमों पर एक नज़र डालते हैं तो भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, इसकी स्थापना ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने, रजिस्ट्री को बनाए रखने, वैधता तय करने, जुर्माना लगाने आदि के लिए की जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष तथा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से 5 अन्य सदस्य होंगे। खेलों का पंजीकरण तो ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स दोनों का OGAI में पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र तो प्रत्येक पंजीकृत ऑनलाइन गेम या ई स्पोर्ट्स प्रदाता को उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों के लिए एक सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना होगा। अपील पहले शिकायत निवारण समिति और फिर OGAI में की जा सकती है। उल्लंघन तो इन मसौदा नियमों में उल्लंघन को गैर जमानती अपराध बनाने तथा किसी भी तरह के उल्लंघन में सहयोग देने के लिए संपूर्ण कंपनी स्टाफ को उत्तरदायी ठहराने का प्रस्ताव है। ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों के खिलाफ शुरू की गई अन्य पहले तो IT अधिनियम 2000 धारा 69A या अवैध साइट्स ऐप्स को ब्लॉक करने का प्रावधान करता है। 2022 से 25 के दौरान 1524 ब्लॉक किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 111 व 112, इसमें गैर कानूनी गेमिंग, साइबर अपराधों आदि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। IGST अधिनियम 2017 तो यह अवैध ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तो यह भ्रामक और छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। फिर आगे देखते हैं तो RBI ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए उपाय प्रस्तावित किए। तो RBI ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ सुधार घोषित किए हैं। RBI द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु प्रस्तावित प्रमुख सुधारों पर एक नज़र डालते हैं। तो देखते हैं प्रमुख सुधार है, ये है सुधारों के बारे में और ये सुधारों के संभावित प्रभाव। तो जमा बीमा के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क की शुरुआत। तो बैंकों को मौजूदा फ्लैट रेट जमा बीमा प्रीमियम के स्थान पर जोखिम आधारित प्रणाली को अपनाना होगा। जोखिम आधारित प्रणाली का अर्थ है कि जिन बैंकों की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम वर्ष 1962 से फ्लैट रेट प्रीमियम के आधार पर जमा बीमा योजना का संचालन कर रहा है।
संभावित प्रभाव क्या है? तो इससे बेहतर जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा समग्र वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी। फिर नेक्स्ट, अपेक्षित ऋण हानि प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क। तो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर ECL फ्रेमवर्क लागू होगा। इससे बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता मजबूत होने, ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार होने तथा संस्थाओं के बीच वित्तीय स्थिति की बेहतर तुलना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संशोधित बेसल थर्ड पूंजी पर्याप्तता मानदंड। तो अप्रैल 2027 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर संशोधित बेसल फ्रेमवर्क लागू होंगे। इसमें कुछ क्षेत्रों के लिए निम्नतर जोखिम भारांश शामिल है, जैसे MSMEs, होम लोन आदि। इससे समग्र पूंजी अनिवार्यताओं में कमी आने की उम्मीद है। इससे ऋण देने के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध हो सकती है। बैंकों द्वारा पूंजी बाजार में ऋण देने के दायरे का विस्तार। तो बैंक अब भारतीय कंपनियों द्वारा अधिक ऋण का वित्त पोषण कर सकेंगे। बैंकों के लिए शेयर, REITs, INVITs के बदले ऋण देने की सीमा को बढ़ाया जाएगा और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के बदले ऋण देने के लिए विनियामक सीमा को हटाया जाएगा। इससे व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान होगा और पूंजी की लागत कम हो जाएगी। इससे व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है हिम तेंदुए। तो हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी 2021 के 51 से बढ़कर 2025 में 83 हो गई। ये 62% की वृद्धि है। इनके विषय में देखते हैं तो ये दुर्लभ विडाल यानी कैट पंछी प्रजाति एशिया के 12 देशों भारत सहित में पाई जाती है। पहाड़ों में प्राकृतिक छलावरण के रूप में कार्य करने वाले इनके वाइट ग्रे आवरण के कारण इन्हें घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। संरक्षण की स्थिति तो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल और CITES परिशिष्ट में 1। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड तो भारत में हिम तेंदुए और इसके पर्यावास के संरक्षण के लिए इसे 2009 में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम फेज 3 को 2025-26 से 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना ताकि वे अत्याधुनिक बायोमेडिकल शोध कर सके, साथ ही बहुविषयक शोध को बढ़ावा देने ताकि शोध के नतीजों का सीधा उपयोग सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा सके। इससे उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को समर्थन देने वाली प्रणालियों को भी मजबूती मिलेगी तथा वैज्ञानिक क्षमता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सकेगा। इससे वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले विश्व स्तरीय बायोमेडिकल शोध क्षमता का निर्माण होगा। कार्यान्वयन तो एक कार्यक्रम भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यूनाइटेड किंगडम की वेलकम ट्रस्ट और भारत की SPV इंडिया अलायंस की साझेदारी में फेज 3 के तहत लागू किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं बायोस्टिमुलेंट। तो केंद्र सरकार ने धार्मिक और आहार संबंधी चिंताओं को देखते हुए पशु से प्राप्त प्रोटीन आधारित बायोस्टिमुलेंट्स के लिए अपनी मंजूरी वापस ले ली। इनके विषय में देखते हैं तो एक ऐसा पदार्थ है, सूक्ष्मजीव या मिश्रण है, जो पौधों की प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर उनके विकास में मदद करता है। यह पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग की क्षमता में सुधार करता है तथा सूखा या गर्मी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। उदाहरण के लिए ह्यूमिक एसिड, सीवीड डक, तरल मैन्योर, कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना तथा लाभकारी बैक्टीरिया और कवक। बायोस्टिमुलेंट पदार्थों को आधिकारिक तौर पर उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग माना जाता है। फिर नेक्स्ट है अमेजन की फ्लाइंग रिवर। एक अध्ययन में अमेजन की फ्लाइंग रिवर पर वनों की कटाई के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि वनों की अत्यधिक कटाई से दक्षिण पश्चिमी अमेजन में सूखे की स्थिति और अधिक बदतर हो सकती है। इसके विषय में देखते हैं। यह एक प्राकृतिक परिघटना है जिसमें नमी यानी जलवाष्प का वायुमंडल में परिवहन और पुनर्चक्रण होता है। इसमें विशाल मात्रा में जलवाष्प अमेजन बेसिन क्षेत्र के ऊपर प्रवाहित होती हैं। यह जलवाष्प अटलांटिक महासागर में होने वाले वाष्पीकरण और अमेजन वन से वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा जल भूमि की सतह से वायुमंडल में प्रवेश करता है। यह निम्नलिखित तरीकों से होता है: वाष्पीकरण के माध्यम से मृदा आदि से, पौधों से जल का वाष्पोत्सर्जन। यह जलवाष्प भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम की ओर बहने वाली स्थिर अंतर्देशीय व्यापारिक हवाओं द्वारा प्रवाहित होती है। महत्व: यह प्रक्रिया अमेजन क्षेत्र, खासकर उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के पास वर्षा को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस वर्ष 1 अक्टूबर तक 2.02 ट्रिलियन रुपए मूल्य के कैश शेयर बेचे हैं।
इसके विषय में देखते हैं, किसी भारतीय कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं। पेड अप इक्विटी पूंजी से आशय शेयरों की बिक्री के बदले में कंपनी को शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली राशि से है। यदि हिस्सेदारी 10% सीमा को पार कर जाती है तो एफपीआई को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प अपनाना होता है: अतिरिक्त शेयरों को बेच देना या स्वयं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में पुनः वर्गीकरण करना। एफपीआई से एफडीआई में पुनः वर्गीकरण पर आरबीआई और एसईबीआई द्वारा जारी फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। उन क्षेत्रों में पुनः वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें एफडीआई पर प्रतिबंध है, जैसे कि चिट फंड्स, गैम्बलिंग आदि। विशेष रूप से भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले एफपीआई संबंधी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य है। ऐसे निवेश के लिए भारतीय कंपनी जिसमें निवेश होना है उसकी भी सहमति आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट है शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम। तो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 11 शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। इसके विषय में देखते हैं वित्त पोषण व्यवस्था। तो यह राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी के आधार पर होगा। 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कार्यक्रम में शामिल शहर हैं भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, इंदौर और लखनऊ। शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजना में शामिल गतिविधियां इस प्रकार हैं। तो संरचनात्मक उपाय: जलाशयों को आपस में जोड़कर वर्षा जल प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा दीवार का निर्माण, मृदा का कटाव रोकना और प्राकृतिक समाधानों से भूमि को स्थिर रखना। गैर संरचनात्मक उपाय: तो बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करना, बाढ़ पर डेटा प्राप्त करना और विश्लेषण, क्षमता निर्माण आदि। नेक्स्ट है सरक्रीक। तो भारत ने सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा सैन्य अवसंरचना विकास के मद्देनजर पाकिस्तान की आलोचना की। यह गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी ज्वारीय एस्चुअरी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग करता है। इसका नाम एक ब्रिटिश व्यक्ति के नाम पर रखा गया और यह अरब सागर में फैला हुआ है। विवाद क्या है? तो भारत की स्थिति: भारत ने 1947 से ही सरक्रीक की सीमा को थालवेग सिद्धांत के आधार पर तय करने की मांग की है, जो नौगम्य जलमार्ग की मध्य रेखा के साथ सीमाएं निर्धारित करता है। पाकिस्तान का पक्ष: तो पाकिस्तान का तर्क है कि सरक्रीक नौगम्य नहीं है, इसलिए यह थालवेग सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पैसिफिक रीच अभ्यास। तो भारत ने पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भाग लिया। यह हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव सैन्य अभ्यास हैं। इसमें 40 से अधिक राष्ट्र भाग लेते हैं। मेजबान देश है इसका सिंगापुर। फिर नेक्स्ट है H-125 हेलीकॉप्टर। तो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जा रही है। यहाँ से 2027 में भारतीय निर्मित H-125 हेलीकॉप्टर तैयार होंगे। एयरबेस ने भारत में H-125 के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ साझेदारी है। इसके विषय में देखते हैं। तो H-125 एंकल इंजन वाला बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। यह सामान्य बहुभूमिका वाला हेलीकॉप्टर है जो हाई एंड हॉट और कठोर वातावरण में भी कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, बात की हमने H-125 हेलीकॉप्टर की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।